नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं मनीष कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में मिनरल्स को स्टार्ट किया था और मिनरल्स की दूसरी वीडियो हम पुनः आज स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे साथियों, आप लोग मेरे सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ सके और ये आत्मविश्वास आगे चलकर हमें और ज़्यादा मोटिवेट करने का प्रयास करे। तो ध्यान रखेंगे साथियों, मिनरल्स में हमने बताया था माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स यानी सूक्ष्म खनिज और बहुल खनिज। खनिज मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो जिसे हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है और बहुल खनिज थोड़ा माइक्रो मिनरल से ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखेंगे साथियों, उसमें हमने आपको आयरन को बताया था। आयरन अब इस वीडियो में हम देखेंगे कोबाल्ट को। ठीक है, कोबाल्ट हमारे शरीर में किस तरह कार्य करता है इसके बारे में देखेंगे। कोबाल्ट यह हमारे शरीर में किस तरह से उपयोगी है और यह हमारे शरीर के लिए किस तरह से फायदेमंद होता है, ये ध्यान रखेंगे। और ये इसमें जानेंगे कि कोबाल्ट की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, या कोबाल्ट की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो क्या हो सकता है। इसे जानने से पहले इसके स्रोत के बारे में देखेंगे। तो अगर देखें कि कोबाल्ट के स्रोत कौन कौन से हैं, तो दूध, पनीर, दूध हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया, हरी पत्तीदार सब्जियां हो गया और यकृत। दूध, पनीर, मांस, हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियां, और अगर मीट में से बात करें कौन सा भाग, यकृत। तो कोबाल्ट के स्रोत दूध, पनीर, मांस, हरी पत्तीदार सब्जियां और यकृत इसके स्रोत माने जाते हैं, कोबाल्ट के स्रोत माने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कोबाल्ट हमारे शरीर में क्या करता है, तो विटामिन B12 का फॉर्मेशन करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और इसके अलावे आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। तो कोबाल्ट हमारे शरीर में क्या करता है, यह हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। तो कोबाल्ट हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। उसके बाद यह आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, और सबसे खास बात कि यह विटामिन B12 के निर्माण में मदद करता है। यह विटामिन B12 के निर्माण में मदद करता है। विटामिन B12 के निर्माण में मदद करता है। ध्यान रखेंगे, ये जो विटामिन B12 आपको दिखाई दे रहा है, यह विटामिन B12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टाइप्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का
प्रकार है। और यह विटामिन B12 कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। मतलब किस विटामिन में जो है कोबाल्ट तत्व पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। विटामिन B12 का यूज जो है किसके उपचार में किया जाता है? तो विटामिन B12 का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किस विटामिन का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं? तो विटामिन B12 का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। या कह दे कि किस तत्व का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं? तो कोबाल्ट का जो है यूज कैंसर के उपचार में किया जाता है। और विटामिन B12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो है टाइप्स है, ये ध्यान रखेंगे। विटामिन B12 को बनाने में मदद, यानी विटामिन B12 के निर्माण में कौन सा तत्व मदद करता है? तो ये है आपका कोबाल्ट। कौन है? कोबाल्ट। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी कौन मदद करता है? तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में मदद करता है आपका कोबाल्ट। इसके अलावा जो है आरबीसी के निर्माण यानी आरबीसी प्रोडक्शन में भी जो है हेल्प कौन करता है? तो कोबाल्ट करता है। आपके स्रोत से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज्यादातर ये जो पॉइंट आपको हमने बताया है इससे जो है क्वेश्चन बनते हैं। अब देखेंगे साथियों कि ये जो है हीमोग्लोबिन और आरबीसी और विटामिन B12 का जो प्रोडक्शन कोबाल्ट के माध्यम से होता है, अगर कोबाल्ट की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कौन सी बीमारी हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। कोबाल्ट की कमी से अगर कोबाल्ट हमारे शरीर में कम हो जाए, तो क्या होगा? ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। इसके अलावा और क्या होगा? आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन जो है कहां मौजूद होता है? तो आरबीसी के अंदर। कहां मौजूद होता है? आरबीसी के अंदर। ये ध्यान रखेंगे। अगर कोबाल्ट की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी, और इन दोनों की मात्रा कम अगर हो गई तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया। कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया। और इसे क्या कहते हैं? अरक्तता कहते हैं। क्या कहते हैं? अरक्तता कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। तो कोबाल्ट की कमी से अगर पूछे कि कौन सी बीमारी होती है तो आपको बताना है एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया बीमारी हो जाती है। तो कोबाल्ट की कमी से एनीमिया यानी अरक्तता बीमारी होती है। इसके अलावा और क्या होता है? तो मस्तिष्क संबंधित रोग हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है? मस्तिष्क संबंधित रोग हो जाता है। मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं जो है कोबाल्ट की कमी से आती है। तो ध्यान रखेंगे, कोबाल्ट की कमी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या बोलिएगा? एनीमिया बीमारी हो जाती है। और इसके कमी से और कौन सी बीमारी होती है? तो मस्तिष्क संबंधित रोग हो जाता है। कोबाल्ट की स्रोत की बात करें तो दूध, पनीर, मांस, हरी पत्तीदार सब्जियां, ठीक है, और यकृत इसके जो है स्रोत माने जाते हैं। कोबाल्ट हमारे शरीर में क्या करता है? तो आरबीसी का निर्माण करता है, यानी आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन का जो है निर्माण करता है। इसके अलावा जो है विटामिन B12 का निर्माण करता है। विटामिन B12 के बारे में थोड़ा सा और एक फैक्ट देख लेते हैं। किस विटामिन का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो विटामिन B12 का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। किस तत्व का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट तत्व का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा कोबाल्ट ही जो है क्या करता है? विटामिन B12 के प्रोडक्शन में मदद करता है। विटामिन B12 के प्रोडक्शन में मदद करता है, यानी विटामिन B12 के निर्माण में मदद करता है। ध्यान रखेंगे, ये जो विटामिन B12 है यह हमारे शरीर के बड़ी आंत में बनती है। कहां बनती है? बड़ी आंत में बनती है। ये ध्यान रखेंगे। बड़ी आंत में यह किस संबंध द्वारा बनता है? तो सहजीवी संबंध द्वारा जो है बनता है, यानी सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप द्वारा जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो सहजीवी संबंध के द्वारा जो है किसका निर्माण होता है? तो सहजीवी संबंध के द्वारा जो है विटामिन B12
और विटामिन के का निर्माण, विटामिन के का निर्माण हमारे शरीर के बड़ी आंत में होता है, हमारे शरीर के बड़ी आंत में होता है। और किसकी मदद से होता है? तो ध्यान रखेंगे, ई कोलाई एक बैक्टीरिया होती है हमारी बड़ी आंत में, ई कोलाई बैक्टीरिया के मदद से होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर में जो अपशिष्ट भोजन होते हैं उस भोजन को यह ग्रहण करता है, और अपशिष्ट भोजन को ई कोलाई बैक्टीरिया भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और उस अपशिष्ट भोजन को क्या करता है? मल में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? मल में कन्वर्ट कर देता है। और इसके बदले में हमारे शरीर को क्या देता है? तो विटामिन बी12 और विटामिन के का निर्माण करता है। तो ध्यान रखेंगे, विटामिन बी12 का निर्माण हमारे शरीर के बड़ी आंत में, और इसके अलावा विटामिन के का भी निर्माण हमारे शरीर के बड़ी आंत में होता है। किस संबंध द्वारा होता है? तो सहजीवी संबंध द्वारा। किस बैक्टीरिया की मदद से होता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया के मदद से होता है। ठीक है, चलिए अगला जो है आपका मिनरल्स है जिंक। जिंक के बारे में देखेंगे। जिंक के बारे में देखेंगे। जिंक, जिंक हमारे शरीर में क्या करता है? जिंक हमारे शरीर में लार बनाने का कार्य करता है। लार का निर्माण हमारे शरीर में जिंक करता है। इसके अलावे आंसू का निर्माण जो है कौन करता है? तो जिंक करता है। इसके अलावे जिंक हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। तो लार, आंसू और इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन कौन करता है? तो जिंक करता है। इसके अलावे प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के अवशोषण में कौन मदद करता है? तो जिंक। तो प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के जो है अवशोषण में कौन मदद करता है? तो जिंक करता है। इसके अलावे घाव भरने में कौन मदद करता है? तो घाव भरने में मदद कौन करता है? तो जिंक करता है। ध्यान रखेंगे, जिंक को वांड हीलिंग जो है मिनरल्स कहा जाता है, यानी घाव भरने वाला जो है खनिज किसे कहा जाता है? तो जिंक को कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। जिंक सामान्य बुद्धि को बढ़ाता है, सामान्य बुद्धि को जो है बढ़ाता है, ये ध्यान रखेंगे। और जिंक जो है जनन अंगों के विकास में भी मदद करता है, जनन अंगों के विकास में मदद करता है, ये ध्यान रखेंगे। तो जिंक क्या क्या कार्य करता है? तो आंसू का निर्माण करता है, आंसू का निर्माण। इसके अलावे लार का निर्माण करता है। इसके अलावे और क्या करता है? तो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। घाव भरने में मदद करता है, घाव भरने में मदद करता है। और सामान्य बुद्धि को बढ़ाता है, सामान्य या ये कह सकते हैं सामान्य वृद्धि करता है। सामान्य वृद्धि में, सामान्य वृद्धि में मदद करता है। सामान्य वृद्धि में मदद करता है। जननांगों के, जननांगों के, जननांगों के विकास में मदद करता है, जननांगों के विकास में मदद करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा खनिज
आंसू का निर्माण करता है? तो जिंक। कौन सा खनिज आंसू का निर्माण करता है? जिंक। कौन सा खनिज लार का निर्माण करता है? तो जिंक। इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में जो है कौन सा खनिज मदद करता है? तो ध्यान रखेंगे, इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में मदद करने वाला जो है खनिज कौन है? तो आपका है जिंक। यानी जिंक जो है इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। उसके अलावा घाव भरने में जो है कौन मदद करता है? तो घाव भरने में भी मदद कौन करता है? जिंक करता है। सामान्य वृद्धि, हमारे शरीर की जो सामान्य वृद्धि होती है वो सामान्य वृद्धि में भी कौन मदद करता है? जिंक। कौन करता है? जिंक करता है। इसके अलावा जनन अंग, जो मादा जनन अंग होते हैं, नर जनन अंग होते हैं, उस नर जनन अंग और मादा जनन अंग के विकास में भी मदद कौन करता है? तो जिंक। ठीक है, तो जननांगों के विकास में मदद करने वाला जो खनिज है वह है जिंक। अब जिंक से संबंधित बीमारी को हम देखेंगे, यानी अगर जिंक की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, और जिंक की अधिकता अगर हमारे शरीर में हो जाए तो क्या होगा? ध्यान रखेंगे, जिंक की कमी से, जिंक की कमी से साथियों ध्यान रखेंगे, जिंक की कमी से, जिंक किस हार्मोन का निर्माण कर रहा है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कर रहा है। अब देखिए, ध्यान रखेंगे कि अगर जिंक की मात्रा हमारे शरीर में कम हो गई तो किसकी मात्रा कम हो जाएगी? इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी। मतलब इंसुलिन हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी। और इंसुलिन हार्मोन की मात्रा जब कम हो जाएगी तो आपको पता है इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में उपस्थित, हमारे शरीर के रक्त में उपस्थित होता है रक्त शर्करा। रक्त शर्करा, और इस रक्त शर्करा का नाम क्या है? तो ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है, हमारे रक्त में जो है उपस्थित एक शर्करा होती है जिसे नाम क्या दिया जाता है? रक्त शर्करा। तो रक्त शर्करा जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, इस ग्लूकोज का डाइजेशन कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन करता है? इंसुलिन। यानी जिंक की कमी हुई तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, और इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो गई तो हमारे रक्त में उपस्थित रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो बीमारी क्या हो जाएगा? मधुमेह। क्या हो जाएगा? मधुमेह बीमारी हो जाएगा। कौन सी बीमारी हो जाएगी? मधुमेह, जिसको आप डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज जो है कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो डायबिटीज होगा यह डायबिटीज टाइप 1 होगा। कौन होगा? यह डायबिटीज टाइप 1 होगा। तो डायबिटीज टाइप 1 यानी यहां नाम दे सकते हैं डायबिटीज टाइप 1। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डायबिटीज टाइप 1 किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होता है। इसके अलावे जो है और कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो अल्सर। अल्सर जो है बीमारी हो जाएगी। तो जिंक की कमी से मधुमेह भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। और मधुमेह जो होगा यानी डायबिटीज जो होगा वह कौन सा डायबिटीज होगा? तो डायबिटीज टाइप 1। कौन सा हो जाएगा? डायबिटीज टाइप 1 हो जाएगा। यानी जिंक की मात्रा कम होने से इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम होती है, और इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को पचाने का कार्य करता है, यानी रक्त शर्करा का पाचन करता है। जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो रक्त में उपस्थित रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, और बीमारी कौन हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। और इसके अलावा कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो अल्सर। अल्सर कौन सी बीमारी हो जाएगी? अल्सर। ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे अब देखते हैं जिंक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है। जिंक की अधिकता से हमने देखा कमी से, अब देखेंगे जिंक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है। तो जिंक की अधिकता से
अगर हमारे शरीर में जिंक की मात्रा बढ़ जाए, क्या हो जाए, हमारे शरीर में जिंक की मात्रा बढ़ जाए, तो जिंक अगर हमारे शरीर में ज्यादा होगा तो इंसुलिन हार्मोन क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और रक्त में उपस्थित ग्लूकोज ग्लूकोज का डाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, यानी जल्दी हो जाएगा। यानी जिंक की मात्रा बढ़ने से इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ग्लूकोज को जो है रक्त में उपस्थित थोड़ा बहुत भी नहीं रहने देगा, तुरंत उसको डाइजेस्ट कर देगा, बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर देगा। जब ग्लूकोज बहुत जल्द डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा, तो क्या आपके शरीर में एनर्जी बचेगा? नहीं, एनर्जी आपके शरीर में नहीं बचेगा, यानी एनर्जी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एनर्जी जब समाप्त हो जाएगा तो आप लॉस ऑफ एनर्जी जो है महसूस करेंगे, मतलब आप ऊर्जा विहीन जो है महसूस करेंगे। क्या महसूस करेंगे? ऊर्जा विहीन महसूस करेंगे। तो ऐसी बीमारी को कहते हैं हाइपोग्लेमिया। क्या कहते हैं? हाइपोग्लेमिया। हाइपोग्लेमिया यानी रक्त में शुगर का लेवल जो है क्या हो जाएगा, शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत कम हो जाना। इस बीमारी को क्या कहते हैं? हाइपोग्लेमिया। क्या कहते हैं? हाइपोग्लेमिया कहा जाता है। ठीक है, हाइपोग्लेमिया कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जिंक की कमी से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको हो जाएगा डायबिटीज, अल्सर। जिंक की अधिकता से पूछे तो हाइपोग्लेमिया हो जाएगा। और हाइपोग्लेमिया का मतलब जो है रक्त में उपस्थित शर्करा यानी शुगर की मात्रा का कम होना, रक्त में उपस्थित शर्करा या शुगर की मात्रा का कम होना। आगे आगे ध्यान रखेंगे साथियों, आगे देखेंगे आयोडीन को। अकेले पढ़ाने और क्लास में स्टूडेंट के साथ पढ़ाने में जो परेशानी होती है वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। क्लास में पढ़ाने का जो मजा होता है वो अलग होता है और कैमरे के सामने जो पढ़ाने का जो तरीका होता है वह बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो आयोडीन को देखते हैं। आयोडीन, आयोडीन के स्रोत की बात अगर हम करें तो आयोडीन स्रोत जो है ये समुद्री शैवालों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, समुद्री शैवाल जो है आयोडीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावे जो है आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक जो है आपके आयोडीन के स्रोत हैं। दूध आयोडीन के स्रोत हैं। अंडा आपके आयोडीन के स्रोत हैं। इसके अलावे जो है दूध अंडा के अलावे जो है अन्य जो है भोज्य पदार्थ भी आयोडीन के कुछ स्रोत माने जाते हैं, जैसे गाजर। तो आयोडीन के स्रोत की बात हम करें तो आप लिख सकते हैं यहां पर गाजर, दूध, अंडा, समुद्री घास, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन के स्रोत गाजर, दूध, अंडा, समुद्री घास, आयोडीन युक्त नमक आयोडीन के स्रोत माने जाते हैं। आयोडीन हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। आयोडीन हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है और आयोडीन हमारे शरीर में मेंटल डेवलपमेंट कराता है, यानी हमारे सामान्य बुद्धिमत्ता को
बढ़ाता है, मेंटल डेवलपमेंट कराता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन ये किसका निर्माण करता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में तो थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में यानी थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। तो ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर में कहेगा कि बताइए थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन सा जो है खनिज करता है? तो आयोडीन। आयोडीन वह खनिज है जो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। और किसमें मदद करता है? तो और मदद करता है मेंटल डेवलपमेंट में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंटल डेवलपमेंट में कौन मदद करता है, तो मेंटल डेवलपमेंट में जो है मदद कौन करता है, यानी सामान्य बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में कौन सा खनिज मदद करता है? तो आयोडीन। आयोडीन अगर हमारे शरीर में कम हो जाए या बचपन से ही किसी बच्चे में आयोडीन की कमी हो तो बच्चा थोड़ा लेल्हा टाइप का हो जाता है। क्या हो जाता है? सारा लेल्हा टाइप का हो जाता है। लेल्हा टाइप का कहने का मतलब जो है वो सामान्य रूप से बुद्धिमत्ता को जो है मेंटल डेवलपमेंट वाला जो है विकास वो नहीं दिखा पाता है। तो ध्यान रखेंगे, आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी और जो है सामान्य बुद्धि का डेवलपमेंट जो है वह कम रह जाएगा। क्या हो जाएगा? कम रह जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। आयोडीन की कमी अगर हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी घेंघा बीमारी हो जाएगा। कौन सा? ग्वाइटर यानी घेंघा। इसके अलावे मैक्सोएडिमा नामक बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सोएडिमा नामक बीमारी हो जाएगी और बुद्धिहीनता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुद्धिहीनता हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे। तो आयोडीन की कमी से घेंघा, आयोडीन की कमी से जो बीमारी होगी वह घेंघा हो जाएगा, घेंघा बीमारी हो जाएगी। उसके अलावे आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी? मैक्सोइडिमा बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सोइडिमा बीमारी हो जाएगी। और दूसरी जो बीमारी होगी वह बुद्धिहीनता हो जाएगी, बुद्धिहीनता। आपने देखा कि आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण जो है गले में पाए जाने वाले थायराइड ग्लैंड से होता है, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण थायराइड ग्लैंड तो करता है, लेकिन किस खनिज के कारण करता है? तो आयोडीन के कारण करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम हो जाए तो बीमारी हो जाएगा घेंघा। कौन सा हो जाएगा? घेंघा। इसके अलावा मैक्सोइडिमा। कौन सी बीमारी हो जाएगी? मैक्सोइडिमा। आपने देखा कि आयोडीन ही जो है बुद्धिमत्ता को जो है बढ़ाता था, यानी मेंटल डेवलपमेंट करता था। तो आयोडीन की कमी हो जाए तो बुद्धिहीनता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुद्धिहीनता हो जाएगी, यानी शरीर जो है शारीरिक क्रिया मंद हो जाएगी। मंद शारीरिक क्रिया मतलब धीरे धीरे काम करेगा, स्लोली काम करेगा। मंद शारीरिक क्रिया क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। शारीरिक क्रिया क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, यानी जो है क्या हो जाएगा? शरीर जो है उसका शरीर धीरे धीरे काम करेगा। कोई भी काम बताइएगा तो वो एकदम स्लोली करेगा, लगता है जैसे कोढ़ी की तरह जो है कार्य कर रहा है, उस तरह से। तो आयोडीन की कमी से घेंघा, मैक्सोइडिमा, बुद्धिहीनता, मंद शारीरिक क्रिया भी करता है। अब देखेंगे कि आयोडीन की अगर अधिकता हो जाए, आयोडीन की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाएगी? आयोडीन की अधिकता से जो है बीमारी हो जाती है ग्रेव सिंड्रोम। ग्रेव सिंड्रोम, ग्रेव सिंड्रोम। आयोडीन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ग्रेव सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? ग्रेव सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। अगर सिंड्रोम शब्द अगर आ जाए तो ये ध्यान रखना है
कि सिंड्रोम शब्द जो है किसी एक बीमारी का लक्षण नहीं, मतलब बहुत सारी बीमारियों का लक्षण एक साथ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इसमें एक लक्षण बता देते हैं हम आपको। उस आंख का जो भाग होता है, गोल वाला भाग, आंख के गोल वाले भाग का जो है आकार सामान्य से ज्यादा होगा, उसका सामान्य से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आयोडीन यहां से समाप्त होता है। अगला देखेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन को देखेंगे, फ्लोरीन के बारे में देखेंगे। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है यह चाय में पाया जाता है। फ्लोरीन जो है चाय में पाया जाता है। इसके अलावा पेयजल जो होता है उसमें पाया जाता है। इसके अलावा समुद्री भोजन और समुद्री मछलियों में पाया जाता है। तो इसके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत होते हैं चाय, पेयजल, समुद्री भोजन, समुद्री मछली। तो फ्लोरीन की बात करें, चाय, पेयजल, समुद्री भोजन और समुद्री मछली इसके स्रोत माने जाते हैं। फ्लोरीन हमारे दांतों और हड्डियों की सुरक्षा करता है। यह जो है हमारे दांतों और हड्डियों की सुरक्षा करता है, यानी दांतों का जो एक लेयर होता है इनामेल, दांतों के इनामेल पर जो है किसका कवर होता है, तो फ्लोरीन का कवर होता है। इसके अलावा हड्डियों का जो है सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है, तो फ्लोरीन। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, यह दांतों के इनामेल की सुरक्षा करता है। यह दांतों के इनामेल की सुरक्षा करता है। यह दांतों की इनामेल की सुरक्षा करता है। अगर कहे आपसे कि हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, यानी हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग यह इनामेल होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे तो शरीर का सबसे कठोर भाग ही कौन होता है, इनामेल होता है। तो इनामेल की सुरक्षा कौन सा खनिज करता है, तो इनामेल की सुरक्षा फ्लोरीन करता है। कौन करता है, फ्लोरीन। जैसा कि आपको पता है फ्लोरीन इनामेल की सुरक्षा कर रहा है। अगर फ्लोरीन की कमी हो जाए तो इस इनामेल में खतरा हो सकता है। यानी फ्लोरीन की कमी से क्या होगा, दांत से रक्त स्राव होने लगेंगे, यानी दांतों में सड़न होने लगेगा। क्या होने लगेगा, दांतों में सड़न। दांत जो सड़ते हैं वह किस खनिज की कमी से सड़ते हैं, तो ध्यान रखेंगे यह जो है दांतों में सड़न फ्लोरीन की कमी से होता है। दांतों में सड़न किसकी कमी से होता है, तो फ्लोरीन की कमी से होता है। इसके अलावा जो है यह किसकी सुरक्षा करता है, तो बोन यानी हड्डियों की सुरक्षा करता है। बोन हड्डियों की सुरक्षा करता है। तो ये जो फ्लोरीन है यह किसकी सुरक्षा में मदद करता है, तो हड्डियों की सुरक्षा करता है। अब देखेंगे फ्लोरीन की कमी से, फ्लोरीन की कमी से, तो फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो दांतों में सड़न। दांतों में सड़न, फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो दांतों में सड़न, यानी टीथ डीके होने लगता है।
दांतों में सड़न होने लगता है। उसके बाद देखेंगे अधिकता से, अधिकता से दांतों में अधिकता से, ठीक है, या सॉरी फ्लोरीन की अधिकता से, अधिकता से, तो फ्लोरीन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्लोरीन की अधिकता से हो जाती है फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस। फ्लोरीन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस बीमारी में क्या होता है? दांत के हिस्से में सफेद सफेद दाग दिखाई देने देते हैं। दांतों में सफेद सफेद धब्बे नजर आना, धब्बे का दिखाई पड़ना या नजर आना, दिखाई पड़ना। तो ध्यान रखेंगे, तो फ्लोरोसिस एक बीमारी होती है जो फ्लोरीन की अधिकता से होती है। फ्लोरीन की अधिकता से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी बीमारी होती है, तो फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस बीमारी में दांत में कौन सा सफेद सफेद जो है धब्बे यानी दाग नजर आने लगते हैं, सफेद सफेद धब्बे यानी दाग नजर आने लगते हैं, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन फ्लोरीन की कमी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या बताना है? दांतों में सड़न हो जाती है, दांतों में सड़न। तो दांतों में सड़न किसके कमी के कारण होती है? तो फ्लोरीन की कमी से होती है। दांतों के इनामेल की सुरक्षा कौन करता है? तो फ्लोरीन करता है। और इसके अलावा हड्डियों की सुरक्षा कौन करता है? तो फ्लोरीन करता है। कौन करता है? फ्लोरीन करता है, ये ध्यान रखेंगे। तो साथियों ध्यान रखेंगे, ये था आपका मिनरल्स। मिनरल्स को यहीं तक रोकेंगे। ये मिनरल्स पार्ट 2 हुआ, और मिनरल्स पार्ट 2 जो है जल्द ही, सॉरी मिनरल्स पार्ट 3 जो है बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपके साथ अगले वीडियो में।